सुमित्रा के 5 बेटे थे, जिसमें से सुमित्रा का सबसे छोटा बेटा उसका लाडला था। वो अपने आगे की पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए विदेश चला गया और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। बहुत जल्द एक एक करके सुमित्रा ने अपने चारों बेटों की शादी करवा दी थी। सुमित्रा के चारों बहू काफी सुंदर थी और बस इसी बात का सुमित्रा को अपनी चारों ही बहुओं पर बहुत घमंड था। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा, सही कहती है सारी मोहल्ले की औरतें। तुम अपने घर में बहू नहीं, 4-4 चांद लेकर आई हो, जो तुम्हारे घर में हर समय चमकती रहती हैं, जो तुम्हारे घर को रोशन कर रही हैं। वो तो मैं जानती हूँ बहन, मेरे बेटे तुम्हारे बेटे की तरह निकम्मे और नालायक थोड़ी ना है, जो अपनी माँ की बात काट कर अपनी मर्जी से शादी कर ले। क्या फर्क पड़ता है सुमित्रा बहन? मेरे बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की हो या मेरी मर्जी से, मेरी बहू संस्कारी और सर्वगुण संपन्न है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बहन, तुम तो बड़ी ही भोली हो। वैसे बहन, पीढ़ी संस्कार से नहीं चलती, वंश से चलती है। और तुम्हारे बेटे की शादी को 5 साल होने को आ गए, पर तुम्हारे घर में तो अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? अब तुम्हारा बेटा ही बांझ औरत लेकर आया है तो कोई क्या करे। सुमित्रा बहन, बस करो। तुम मेरे या मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कह लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर खबरदार अगर तुमने मेरी बहू को बांझ कहा तो। सुमित्रा की पड़ोसन को सुमित्रा की बात जरा भी पसंद नहीं आती और वो भी सुमित्रा को करारा जवाब देती है। सुमित्रा को अपनी चारों ही बहू पर बड़ा घमंड था, इसलिए वो अपनी पड़ोसन की बहू को बार बार कोसने लगती है और भला बुरा सुनाने लगती है, जिसके बाद सुमित्रा की पड़ोसन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और रोती हुई गुस्से में सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, तुम्हें बड़ा ही घमंड है ना। तुम्हारा ये घमंड टूटना बहुत जरूरी है और तुम मेरी बहू को बांझ कह रही हो। जाओ, मैं तुम्हें दिल से बद्दुआ देती हूँ। तुम्हारी चारों बहुएं भी बांझ हो जाएंगी, तुम्हारे घर में भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी और तुम्हारा छोटा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करके विदेश में बस जाएगा। तुम अपने छोटे बेटे के लिए तरसती रहोगी और तुम्हारी चारों बहुएं बच्चे के लिए तरसेंगी। जैसे ही सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा को श्राप देती है, वैसे ही सुमित्रा की सारी बहू वहां आ जाती है और सबसे बड़ी बहू आंचल ये बद्दुआ सुनकर अपनी पड़ोसन के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, नहीं आंटी जी, हमारी सास की गलती की सजा हम चारों को मत दीजिए। हम चारों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसी बद्दुआ मत दीजिए हमें। अरे आंचल बहू, तू बेकार ही इस औरत के सामने रोकर भीख मांग रही है। ये कलयुग का जमाना है, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। सुमित्रा इसे छोटी सी बात समझकर टाल देती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और अब तक सुमित्रा की चारों बहुओं में से एक को भी बच्चा नहीं हुआ था, जिसके बाद एक दिन सुमित्रा की दूसरी बहू, माँ जी, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हम चारों में से कोई भी माँ नहीं बन पाया। मानो या न मानो, आंटी की बदुआ हमें लग चुकी है। बहू, तुम चारों कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात को बीते 3 साल हो चुके थे, पर अब तक सुमित्रा का घमंड वैसा का वैसा ही था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रकाश का फोन आता है। माँ, तुम और भाभी कैसी हो? हम सब तो ठीक है बेटा, पर तू हमें ये बता कि तू घर कब आएगा? तू जब से विदेश गया है तब से एक बार भी विदेश से घर नहीं आया। क्या तुझे हम सबकी कोई याद व्याद नहीं आती? और पता नहीं तू ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है जो खत्म ही नहीं हो रही। माँ, मेरी पढ़ाई को खत्म हुए 1 साल हो चुका है, पर मेरा घर न आने का एक कारण है। मुझे डर लगता है अगर मैं नवनीत के साथ घर आया तो आप हमें घर से निकाल दोगी, क्योंकि नवनीत विदेशी है और मैंने एक विदेशी लड़की से शादी करके यहीं पर रहने का फैसला ले लिया है। क्या तूने शादी कर ली और घर में किसी को बताया तक नहीं? तूने अपनी माँ को भी इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? मैं जानता था आप इसी तरह से नाराज होंगी, इसलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं आपका सामना कर सकूं, आपको सच बता सकूं। आज भी सिर्फ नवनीत के कहने पर मैंने आपको फोन किया और अपनी शादी के बारे में बताया। अब तो तू बीवी का गुलाम हो गया है। तेरी बीवी बोलेगी तो ही तू माँ से बात करेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर तू मेरी इतनी इज्जत कर रहा होता तो तू अपनी मर्जी से शादी नहीं करता। मैं तेरी इस शादी को नहीं अपनाती और ना ही तेरी इस बीवी को। इसीलिए आइंदा से तू मुझे कभी फोन कॉल मत करना।
मेरे लिए मेरे एक बेटे बहू मर चुके हैं। इस तरह से सुमित्रा अपने सबसे छोटे बेटे से अपना रिश्ता तोड़ देती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। पर इन 5 सालों में भी सुमित्रा की एक भी बहू की गोद में नहीं भरती और समय के साथ सुमित्रा का घमंड टूटने लगता है। मेरी गलतियों की सजा मेरी बहुओं को मिल रही है। ये सब कुछ बद्दुआ की वजह से हो रहा है। अब सुमित्रा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन प्रकाश का फोन आता है। हाँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हो, आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, पर एक बार मेरी बात सुन लो। आपकी सबसे छोटी बहू माँ बनने वाली है, आप अपनी बहू को आशीर्वाद दे दो। इतना बोलकर प्रकाश फोन रख देता है। प्रकाश के फोन रखने के बाद सुमित्रा बहुत रोती है, जिसके बाद सुमित्रा की चारों बहू उसे समझाती है। माँ जी, अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए ना। देखिए कितने दिनों बाद आपकी 5 बहुओं में से एक बहू माँ बनने वाली है। सब कुछ भूल जाइए और देवर जी को भी घर बुला लीजिए। हाँ माँ जी, देवर जी को माफ कर दीजिए और उन्हें घर बुला लीजिए। अब सुमित्रा अपनी नाराजगी छोड़कर अपनी सबसे छोटे बहू को घर बुला लेती है। पर घर आने के बाद सुमित्रा के घर में खुशियों की लहर आ जाती है। सुमित्रा की खुशियाँ दुगनी तब होती है जब नवनीत एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। माँ जी देखिए, हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई है, इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी इस परी का नाम परी रखूंगी। दीदी, ये परी होगी आपके लिए, मेरे लिए तो ये इस घर की लक्ष्मी है, इसीलिए मैं इसका नाम लक्ष्मी रखूंगी। आप दोनों इसे जिस नाम से बुलाना चाहती हो बुला लो, पर इसके आने से घर में खुशियाँ आई हैं, इसीलिए मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। मेरी प्यारी सी पोती की 5 माएँ हैं। ये 5 माँ अपने हिसाब से नाम रखेंगी और आपस में लड़ाई करेंगी, इसीलिए अपनी पोती का नाम मैं रखूंगी और इसका नाम होगा दृष्टि। इस तरह से सुमित्रा इस प्यारी सी बच्ची का नाम दृष्टि रखती है। अब दृष्टि की 5 माँ थी और दृष्टि अपनी 5 माँ की इकलौती बेटी। दृष्टि की 5 माँ उससे बहुत प्यार करती थी। दृष्टि अपनी 5 माँ की आंखों का तारा थी। समय यूं ही बीतता जाता है और दृष्टि बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दृष्टि कॉलेज से घर आती है। तभी सुमित्रा की 5 बहुएं दृष्टि को अपने पास बिठाकर उससे बोलती है। आ गई मेरी लाडली बेटी, देख मैं तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। इस लड़के का नाम अनुराग है। तुम दोनों की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है। चल झूठी, इन दोनों की जोड़ी भगवान ने नहीं बल्कि तूने बनाई है। इसीलिए मेरी प्यारी दृष्टि उस लड़के से शादी करेगी जो उसकी 5 माँओं को भाएगा। और हम 5 की पसंद ये लड़का है जिसका नाम कौशल है, और ये लड़का अपने नाम की तरह हर चीज में कौशल है। दादी, आपकी 5 बहुओं की मैं इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए मेरी 5 माँ मुझ पर प्यार की बारिश करती है। पर मैं अपनी 5 माँ से आज ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक आरव नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए आप सभी अपनी अपनी पसंद से मेरी शादी करवाइए, पर लड़का मेरी पसंद का रहने दीजिए। दृष्टि की बात सुनकर दृष्टि की 5 माँ और दादी बहुत खुश होती है, जिसके बाद बहुत जल्द दृष्टि की 5 माँ मिलकर उसका कन्यादान करती है और उसकी शादी करवाकर आरव के साथ भेज देती है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली निधि की। निधि दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक थी। उसकी शादी उसी के गांव में रहने वाले मोहन से हो जाती है। परिवार में निधि की सास सुमित्रा रहा करती थी। सुमित्रा अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी क्योंकि निधि एक आज्ञाकारी बहू थी। उसकी सास उसे जो कुछ भी कहती वो चुपचाप उस काम को कर लिया करती। ऐसे ही एक दिन निधि के घर में उसके पड़ोस की एक औरत उसकी सास सुमित्रा से मिलने के लिए आती है। सुमित्रा अपनी बहू निधि की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है और कहती है, वैसे कुछ भी कहो बहन, भगवान का दिया हुआ भले ही इतना सब कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन भगवान ने बहू तो करोड़ों में एक दी है मुझे। अरे पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदरता में कोई कमी नहीं है मेरी बहू की। और हाँ, संस्कार, अरे उसका तो पूछो ही मत। जैसा बोलती हूँ वैसा, वरना आजकल की बहुओं को तो तुम जानती ही हो,
पूछो ही मत उनके बारे में। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हारी बहू तो देखने में बड़ी सुंदर और संस्कारी भी है। एक मेरी बहू को देख लो, न शकल है न सूरत, न अच्छे संस्कार है, और जुबान पे ऐसी चलाती है जैसे बिना धारी लगी हुई कैंची भी तेज चल रही हो। तभी निधि वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर आती है। निधि खूब सारा चाय नाश्ता बनाकर अपनी पड़ोस की आंटी को देती है और वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन निधि सोचते हुए कहती है, ना जाने ये कब जाएगी। मुझे तो लग रहा है मन बनाकर आई है, पूरा नाश्ता खाकर ही जाएगी। अभी से कुछ बचेगा तभी तो मैं खाऊंगी ना। बहुत भूख लग रही है मुझे तो। निधि बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कब कुछ बचे तो वो खाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी पड़ोसन सारा नाश्ता चट कर जाती है और जाते जाते निधि से कहती है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया था बहू तुमने। ऐसा नाश्ता तो हमारे घर में कोई सी भी बहू नहीं बनाती होगी, इसीलिए तो सारा चट कर गई मैं। चलो अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। लगता है पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर का नाश्ता टेस्ट करती रहती है, तभी तो इसे पता है कि ऐसा नाश्ता पूरे गांव में किसी की बहू नहीं बनाती। क्या हो गया बहू, क्या सोचने लगी? सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। बाकी मैं काम निपटा लेती हूँ माँ जी। निधि घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही रात को अपने परिवार को खाना खिलाकर सुला देती है, खुद भी पेट भरकर खाना खा लेती है और फिर भी आधी रात को उठकर निधि फिर से खाना खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। देखते ही देखते निधि का वेट बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन मोहन काम करके घर वापस आता है उदास मन से। वो अपने घर में बैठा होता है, तभी वहाँ उसकी माँ और निधि आती है और दोनों उससे कहती है, क्या हो गया? आज आप बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया बेटा, बताना, इतना उदास क्यों है तू? माँ, मुझे वो काम पर से निकाल दिया गया है। आप तो जानती ही हैं कि आज के समय में काम मिलना कितना मुश्किल है। अच्छा कोई बात नहीं, मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है? सब ठीक हो जाएगा। काम से निकाल दिया है तुझे तो तुझे दूसरा काम भी तो मिल जाएगा ना। दोनों सास बहू मिलकर मोहन को समझाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन के काम छोड़ जाने के कारण घर की आर्थिक हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है। इसी तरह निधि के खाने पर भी कोई कंट्रोल नहीं था, वो ओवर ईटिंग करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन किचन में काम कर रही होती है। वो अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी जरा सुनिए तो। हाँ बोल बहू। माँ जी वो राशन खत्म हो गया है, खाना क्या बनाऊं? राशन तो खत्म होगा ना बहू, तुझे पता है कि हमारे घर की सिचुएशन क्या है, और फिर भी तू इतना ज्यादा खाना खाती है कि पूछो मत। अरे तुझे दूसरों से जानने की जरूरत नहीं है, एक बार तू खुद अपना वजन देख, तुझे खुद अंदाजा लग जाएगा कि तू कितना ज्यादा खाना खाती है। पहले कितनी पतली थी और अब देख। माँ जी मैं तो नॉर्मली खाना खाती हूँ, जैसे पहले खाती थी। अब मेरा वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेटू हो चुकी हूँ। चल अब कोई बात नहीं, देखती हूँ किसी से उधार लेके घर में राशन डलवाऊं, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मोहन का काम छूट चुका है, घर में पैसे नहीं है। ये देख निधि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि घर में राशन डलवाने के लिए उसकी सास को उधारी लेनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे तैसे उधार से उनका घर चल रहा था। एक दिन सुमित्रा मार्केट गई होती है, तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि गांव की टॉप 10 बहू में से जो नंबर 1 बहू बनेगी उसे 5 लाख गांव के सरपंच की तरफ से दिया जाएगा। इसमें एक प्रतियोगिता कराई जाएगी टॉप 10 बहुओं में, जिसमें रेस, खाना बनाना, मेकअप से संबंधित प्रतियोगिता शामिल थे। ये देख सुमित्रा बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी बहू निधि को इसके बारे में बताती है। निधि बहुत ही खुश होते हुए अपने सास से कहती है, अरे माँ जी अगर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लूं और जीत जाती हूँ तो पूरे 5 लाख हमें मिलेंगे। सोचिए उससे हमें कितनी मदद मिलेगी ना। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुझे पतला होना पड़ेगा, क्योंकि रेस भी है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिता हैं। तेरा पेट तो भरता नहीं खाना खाने से, तू कैसे दौड़ पाएगी? माँ जी प्रतियोगिता होने में कितना समय है? करीबन 1 महीना है हमारे पास। अगर 1 महीने के अंदर तू खुद को उस प्रतियोगिता के लायक बना सकती है तो ठीक है, वरना भूल जा। निधि ठान लेती है कि उसे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मोबाइल के जरिए वेट लॉस करने के लिए कई घरेलू उपाय देखती है।
इसी दौरान अपने डाइट का भी खास ध्यान रखती है, ओवर ईटिंग करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। देखते ही देखते निधि पहले की तरह हो जाती है। अब हो गई ना मेरी पहली वाली बहू। अब तो प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयार है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी, क्योंकि हमारे गांव में सबसे बेस्ट बहू तो तू ही है, सुंदरता में भी और काम में भी। प्रतियोगिता तो मैं जीत कर ही रहूंगी माँ जी। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगी अपने जीवन में। ऐसे ही प्रतियोगिता वाले दिन निधि के साथ साथ गांव के 10 और बहू इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। सबसे पहले 10 के बीच रेस शुरू होती है, जिसमें विनर निधि होती है। थोड़ी देर बाद खाना बनाने का प्रतियोगिता शुरू होता है और हमारी निधि बहू खाना बनाने में भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और इस राउंड की विजेता भी हमारी निधि होती है। अब शुरू होता है मेकअप प्रतियोगिता, जिसमें विनर निधि ही होती है। कुल मिलाकर इस पूरी प्रतियोगिता की विनर निधि होती है। उसे 5 लाख का इनाम और पूरे गांव में उसका नाम होता है। माँ जी, आज मैं आपकी वजह से ही इस प्रतियोगिता को जीत पाई हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे और ये जो पैसे है ना, इससे हमारी जो आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी ना, हम उसे ठीक करेंगे और इसी दौरान मोहन जी भी अपना काम ढूंढ लेंगे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इस तरह से निधि प्रतियोगिता जीतने के साथ साथ ससुराल में अपनी सास और पति दोनों का दिल भी जीत लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि खुद को फिट रखना कितना जरूरी है। अगर वो फिट ना होती तो शायद वो प्रतियोगिता कभी जीत पाती। इस तरह वो हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। परी खाने वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, जूनागढ़ नाम के एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी, जो एक जंगल की गुफा में रहती थी। वो गांव के सभी लोगों को डराया करती थी, परंतु अपनी भूख को खत्म करने के लिए वो धरती पर आने वाली परियों को मार मार कर खा जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी नाम की एक परी धरती लोक पर घूमने आती है। उस परी को धरती लोक पर घूमता देख चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक घायल खरगोश बनकर उसके सामने जाती है। घायल खरगोश को देखकर सुंदरी परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर बोलती है, कितना सुंदर खरगोश है, पर ये चोट, आखिर इस मासूम खरगोश को चोट कैसे लगी? कौन है वो इंसान जिसने इस बेजुबान की ये हालत कर दी? प्यारे खरगोश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर सुंदरी परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और अपने जादू से उसके घाव को ठीक कर देती है। खरगोश के ठीक होते ही उसकी गोद से उतरकर वो भागने लगता है, जिसके बाद सुंदरी परी खरगोश से बोलती है, अरे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, रुक जाओ। इतना बोलकर सुंदरी परी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और वो खरगोश एक गुफा में चला जाता है। पर उस गुफा को देखकर सुंदरी परी खुद से बोलती है, अरे ये कैसी गुफा है? इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ खतरा है। मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, परंतु खरगोश तो अंदर चला गया है। मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। आखिर मैं परी हूँ, मेरा काम है असहाय जीवों की मदद करना। मैं उस खरगोश को अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर सुंदरी परी अपनी जान पर खेलकर उस खरगोश को बचाने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल देखती है। साथ ही उसे कुछ परियों के पंख भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सुंदरी परी बहुत हैरान हो जाती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। अब वो हर जगह खरगोश को ढूंढती है, परंतु उसे वो खरगोश नहीं मिलता। कुछ देर बाद सुंदरी परी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुंदरी परी पीछे मुड़कर देखती है, परंतु वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके ऊपर कोई जाल फेंक देता है और उसकी जादुई छड़ी मानो कोई उसके हाथों से छीन लेता है। अब सुंदरी परी अपनी जान बचाने के लिए उस जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें करती है, परंतु वो खुद को उस जाल से बाहर निकाल नहीं पाती और ना ही उस जाल के अंदर उसकी कोई शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। कुछ देर बाद उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अब चुड़ैल सुंदरी परी के सामने आकर परी से बोलती है, लो, मैं आ गई तुम्हारे सामने। मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे तुम जैसी परियों को मारकर खाने में बहुत मजा आता है। याद है तुम्हें?
तुमने एक खरगोश की जान बचाई थी, वो घायल खरगोश मैं ही थी। ये मेरा मायावी जाल था तुझे यहाँ तक लाने का। अब बहुत जल्द मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। हा 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 हा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, छोड़ो मुझे। अगर शाम तक मैं अपने परीलोक नहीं गई तो परी रानी मुझे ढूंढने के लिए स्वयं पृथ्वी लोक पर आएंगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें ढूंढते हुए रानी परी पृथ्वी लोक पर आएगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगी, ताकि जब रानी परी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए और जैसे ही वो यहाँ आएगी उसे भी मैं अपने जाल में फंसाकर उसे भी खा जाऊंगी। उसके बाद रानी परी को ढूंढने के लिए परीलोक से कुछ और परी आएंगी। इस तरह से तो मुझे रोज शिकार मिलता रहेगा। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, अब तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है चुड़ैल। क्या? मेरा अंत नजदीक आ चुका है? परी ऐसा मत बोलो, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती। तुझे क्या लगा मैं ऐसे बोलूंगी? अरे सुंदरी परी, मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। इतना बोलकर चुड़ैल परी को मार डालती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगती है। अपना पेट भरने के बाद चुड़ैल खरगोश का रूप ले लेती है और बाहर चली जाती है, जहाँ रानी परी सुंदरी परी को ढूंढने के लिए परीलोक से पृथ्वी लोक आती है। चुड़ैल सुंदरी परी की तरह रानी परी को भी अपने जाल में फंसा लेती है, परंतु जब रानी परी उसकी गुफा में जाती है तब रानी परी को सारी घटनाओं का आभास हो जाता है, जिसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से घायल खरगोश को करंट दे देती है और चुड़ैल अपने असली रूप में रानी परी के सामने आ जाती है। परंतु चुड़ैल धोखे से अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की भी जादुई छड़ी छीन लेती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो रानी परी की छड़ी को बाहर फेंक देती है। जिसके बाद रानी परी चुड़ैल के सामने कमजोर पड़ जाती है, परंतु रानी परी अपनी दिव्य शक्ति से अपनी गुफा में होने का संकेत अपने परीलोक के सिपाहियों को दे देती है। सिपाही परी रानी को ढूंढते हुए चुड़ैल की गुफा में आते हैं। चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने हम निर्दोष परियों को बहुत मार लिया, अब तुम्हारी मरने की बारी है। तुम्हें क्या लगा तुम हमारी रानी परी को मारकर खा जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए हमारी रानी परी को कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बाकी परियों की तरह तुम सबको मार मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल बोल ही रही होती है कि दूसरी सिपाही परी उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और रानी परी के सामने घुटनों पर गिर जाती है। अब रानी परी आजाद हो जाती है और चुड़ैल से बोलती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। पर मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा, मैं अपनी परीलोक की कुछ परियों को तुम्हारा शिकार बनने से नहीं रोक पाई। साथ ही मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, हमारे परीलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी को भी तुमने मार डाला और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, तुझे मैं मारूंगी चुड़ैल। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिसके बाद रानी परी उस चुड़ैल को मार देती है और अपने परीलोक की परियों की मौत का बदला ले लेती है। जिसके बाद वो सभी परी एक बार फिर परीलोक चली जाती है और दोबारा पृथ्वी पर कभी नहीं आती।